हिंद साथियों, आप सभी लोगों को आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। साथियों, जो भी हम आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे साइंस के, ये साथियों अभी तक आपके एग्जाम्स में हर एक लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये सेशन दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। खास करके ये जो भी क्वेश्चंस आज की क्लास में होने वाले हैं, ये सभी आपके आरआरबी के एग्जाम्स में पूछी गई क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को हम लोग। और साथियों आप लोग जरूर इस सेशन के अंत तक जुड़े रहना, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो पहली लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहा गया है कि ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि जो आपकी ध्वनि की गति है किससे प्रभावित नहीं होती, आपके दबाव से प्रभावित नहीं होती। लेकिन नेक्स्ट लाइन में आगे कहा गया कि ध्वनि की गति पर दबाव का प्रभाव पड़ता है। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट लाइन में आपसे कहा गया है कि ध्वनि का प्रभाव निर्वात पर पड़ता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से ध्वनि का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे निर्वात पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। अब ये लाइन आपके कई सारे एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती किस में है। तो आप लोग अभी देखेंगे जो भी आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ है 71 फर्स्ट का, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो ध्वनि की चाल अधिकतम होगी वो आपके ठोस में होगी। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कहा गया है ध्वनि की चाल निर्वात में भी प्रभावित नहीं होती है। ठीक है। अब आगे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ध्वनि की चाल हवा में आखिर होती कितनी है, तो आप सभी लोग याद रखना जो ध्वनि की चाल हवा में होगी वो 333 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। तो आप इतनी जो भी बातें थी सारी ध्वनि के बारे में आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पदार्थ और द्रव दाब के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपसे कहा गया प्रायः पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है। कहने का मतलब जितना आपका द्रवणांक होगा उतना ही हिमांक होगा। जैसे यहाँ पर कहा गया कि बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब आगे बताया गया कि अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का जो हिमांक है एवं द्रवणांक जो है ये दोनों आपके कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं साथियों। नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि द्रव का जो ताप होता है वो अधिक होने पर, अगर द्रव का ताप आपका अधिक होगा तो उस परिस्थिति में आपका वाष्पन कैसा होगा, वो भी अधिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कहा गया प्रेशर यानी दाब, अगर दाब बढ़ाने से पूछा जाए क्या बढ़ जाएगा, तो दाब बढ़ाने से आपके द्रव का क्वथनांक भी क्या होता है दोस्तों, घटता नहीं, वो भी बढ़ जाता है। अब अगर दाब आप लोग प्रेशर घटाएंगे तो द्रव का जो क्वथनांक होगा वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये चारों बातें आप लोग अच्छे से याद रखना जो भी हमने यहाँ पर बताई हुई है। अब नेक्स्ट में देखते हैं आप लोगों से कौन सी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ नए क्वेश्चंस होने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जो आपका फल चमगादड़ है, इसके अलावा इलोबा बुखार रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में कहा गया चमगादड़ सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी कौन सा है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, वो आपका चमगादड़ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कहा गया अगर चमगादड़ की सुनने की क्षमता के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो आपकी हो जाएगी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है जो भी चमगादड़ की सुनने की क्षमता होती है। या दोस्तों क्या करता है, वह कंपन से आभास कर लेता है। ठीक है। आगे कहा गया जो आपका इलोबा वायरस है ये क्या है, अगर एग्जाम में पूछा जाए जी जो आपका इलोबा वायरस है ये कैसा रोग है, तो ये आपका जनित रोग हो जाएगा। ठीक है। ये जो भी 3-4 लाइनें हो यहाँ से भी आपके एग्जाम में लगभग 2 तरीके से क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला पूछ सकता है आप लोगों से हीमोफीलिया किस तरीके का रोग है, तो याद रखना हीमोफीलिया जो आपका होता है ये आपका एक आनुवंशिक रोग हो जाएगा। ठीक है। अब हीमोफीलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। कहा गया कि हीमोफीलिया में क्या होता है दोस्तों कि जो फीलिया है इसके रोगी को चोट लगने पर आधा घंटे से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। जो भी आपका जिस भी व्यक्ति को हीमोफीलिया होगा, अगर ऐसे व्यक्ति को चोट लगती है तो आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक उसके रक्त का थक्का नहीं बनता है। आगे कहा गया यह मुख्यतः किस में होता है, अधिकतर ये आपके पुरुषों में होता है ज़्यादातर। नेक्स्ट लाइन में कहा गया महिलाओं में हीमोफीलिया तब होता है जब दोनों गुणसूत्र आपके कैसे होते, XX से प्रभावित हों। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना। ऐसे बहुत कम ही एग्जाम होंगे जहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन ना बनाओ। आप लोग जब इसको पढ़ेंगे यहाँ पर कई बार आप लोगों से पूछा गया जब व्यक्ति लिफ्ट के ऊपर जाता है तो बाहर की स्थिति क्या होती है, जब नीचे आता है तब क्या होती है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए। तो चलिए उनको हम लोग डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर आपसे कहा गया है एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर आपका खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो पैमाना वजन क्या होगा, अधिक दिखाई देगा। जब कभी भी कैसी जा रही है लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर जा रही है, तब याद रखना पैमाने का जो वजन होगा वो अधिक दिखाई देगा। अब नेक्स्ट लाइन में कहा गया है जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो पिंड का भार जो है दोस्तों वो घटता हुआ प्रतीत होता है, और यही जब लिफ्ट आपकी ऊपर की ओर बढ़ती है तो पिंड का भार हमको बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि जब लिफ्ट पर एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो जो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। जब एक समान वेग से ऊपर भी जा रही है नीचे की ओर गति करती है तो ऐसी स्थिति में जो दोस्तों हैं पिंड के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं प्रतीत होगा। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया, कहा गया आप लोगों से कि यदि लिफ्ट नीचे आते समय टूट जाए, ऐसी स्थिति भी तो पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में कि जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो नीचे आते समय अगर वो टूट जाए तो उस अवस्थिति में पिंड का जो भार है वो भार ही प्रतीत होता है और इसे भारहीनता की स्थिति कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, जब आपके लिफ्ट का तार टूट जाएगा या जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है उस समय टूट जाती है तो ऐसी स्थिति में जो पिंड का भार है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, यानी वो भारहीनता की स्थिति कहलाती है ऐसी स्थिति को हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन में आपसे क्या कहा गया है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों से कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण कैसी प्रक्रिया नहीं है तो आप लोग याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण आपकी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। फिर कहा गया गुरुत्वाकर्षण एक भौतिकी प्रतिक्रिया होती है। ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं कैसी प्रतिक्रिया नहीं है और कैसी प्रतिक्रिया है, ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है। फिर कहा गया कि भौतिकी क्रिया प्रतिक्रिया का पुनः चक्रण होता है, वह पूर्ण अपने मूल रूप में लौट सकता है। जैसे आप लोग अगर पानी से बर्फ बनाएंगे तो बर्फ से फिर से पानी बन जाएगा, कहने का मतलब वो जिस रूप में है उस रूप में अपना पुनः वापस आ सकती है। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग प्रतिक्रिया का पुनः चक्रण कहते हैं, भौतिकी क्रिया का, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया, कहा गया रासायनिक क्रिया का पुनः चक्रण नहीं होता है। ये पूछा जा सकता है कि किस प्रक्रिया का पुनः चक्रण होता है और किसका पुनः चक्रण नहीं होता है। तो रासायनिक क्रिया का पुनः चक्रण नहीं होता है और भौतिकी क्रिया जो होती है उसका पुनः चक्रण होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अपने मूल रूप में नहीं आ सकता है। जैसे अगर आप लोग कागज़ को अगर जला देंगे, क्या जलाने के बाद जो राख होती है क्या फिर से वो कागज़ बन जाएगा? तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये जो है हमारी रासायनिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, जो दोबारा अपनी पूर्ण रूप अवस्था में जिस अवस्था में थी उस अवस्था में दोबारा ना लौट पाए, उसको हम लोग रासायनिक क्रिया का पुनः चक्रण नहीं होता है ऐसी क्रिया में। अब नेक्स्ट लाइन में आपसे क्या बताया गया है, यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि जो मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना होता है, 2 से 7 और 3 से 10 मिनट होता है। अब ये पूछा गया कई बार आपके एग्जाम में कि विटामिन के जो होता है रक्त के थक्का बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होगा, तो विटामिन के हो जाएगा। फिर कहा गया रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। ये भी याद रखना कि अगर रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन का नाम पूछा जाए क्या है, तो आपकी फाइब्रिनोजन हो जाएगी। फिर कहा गया रक्त आपका कैसा विलयन है, अम्लीय भी नहीं है, क्षारीय विलयन होता है, ये बात भी याद रखनी है। रक्त कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। अब रक्त का पीएच मान भी आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 7.4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बताया गया कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त क्या होता है, कम होता है। किसमें, आपकी महिलाओं में पुरुषों की तुलना में। देखिए जो फर्स्ट लाइन है इससे क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपके एनटीपीसी एग्जाम में। कहा गया कि रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पूछा गया था। तो जो भी रोग फैलाने वाले कीड़े होते हैं उनको दोस्तों हम लोग वेक्टर कहते हैं। क्या कहेंगे, वेक्टर कहा जाता है। फिर आप लोगों से कहा गया कि कुछ कीड़ा जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ दोस्तों क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। अब यहाँ पर कहा गया वायु तकनीकी द्वारा रोगों के निदान किए जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वायु तकनीक किस काम में आती है, तो इसके द्वारा हम लोग रोगों के निदान करते हैं। फिर कहा गया कि जो बायोडीजल का प्रयोग होता है वो ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन है कि बायोडीजल का प्रयोग किस रूप में होता है, आपके ईंधन के रूप में होता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया, कहा गया कि बेकार कागज से बना नव विकसित हरे गैर विषैले सेल्यूलोज जो होते हैं ये आपके एरोजेल के संबंध में क्या है, सच है, ठीक है। जो भी आपका बेकार कागज से बना
नवविकसित हरे गैर विषैले सेल्यूलोज होते हैं, ये आपके एरोजेल के संबंध में क्या हो जाएगी बात, सच है। अब यहाँ पर कहा गया कि यूकैरियोटिक सेल्यूलोज की बनी होती है। एग्जाम में पूछा जाए यूकैरियोटिक आपकी किसकी बनी होती है, तो आपके सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर कहा गया प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण आपको अच्छे से याद रखना है, स्टार्च एवं सेल्यूलोज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या बताया गया आपसे। यहाँ पर पेनिसिलिन, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहा गया कि आपकी जो एंटीबायोटिक होती है ये आपकी पूछा जाए किससे प्राप्त की जाती है, तो एंटीबायोटिक जो होती है ये दोस्तों आपके पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। अब पेनिसिलिन को अगर पूछा जाए, यहाँ पर ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन को हम लोग रामबाण भी माना जाता है। रोगों का रामबाण अगर पूछा जाए किसको माना जाता है, तो आपके पेनिसिलिन को। फिर अगर पूछा जाए दोस्त कवक का अध्ययन किसको कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों जो कवक का अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि कवक में संचित भोजन जो होता है साथियों वो आपके ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि जो आपका कवक में संचित भोजन होता है वो किस रूप में होता है, तो याद रखना वो दोस्तों आपके ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यहाँ पर कहा गया कवक की कोशिका अगर पूछी जाए एग्जाम में दोस्तों किसकी बनी होती है, तो जो आपकी कवक की कोशिका होती है वो आपकी दोस्तों काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या बताया गया। कहा गया चेचक के लिए टीका अगर पूछा जाए किसने प्रदान किया था, टीके की खोज किसने की थी, तो याद रखना चेचक का टीका, तो आप सभी लोग नाम एक याद रखेंगे, एडवर्ड जेनर का, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं आप लोगों से क्या बताया गया है कि जो चेचक होता है ये वेरियोला वायरस होता है। कैसा वायरस होता है, वेरियोला वायरस होता है आपका चेचक। अब चेचक क्या करता है, ये आपके संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं शरीर के किसी एक पार्ट को प्रभावित करेगा, शरीर के संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है आपका चेचक। अब यहाँ पर कहा गया है कि रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी, तो आप सभी लोग नाम याद रखेंगे, रॉबर्ट कोच जी का। अब यहाँ पर आगे ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आपकी जो पेनिसिलिन है इसकी खोज आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये भी आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आप सभी लोग दोस्तों नाम याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। अब डीएनए की भी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बनते हैं, देखा भी गया ऐसा क्वेश्चन भी आपके जो भी रिसेंटली एग्जाम हुए। कहा गया डीएनए की जो द्विकुंडलिक संरचना मॉडल है इसको दोस्तों आपके किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने प्रदान किया था। किसने, वाटसन एवं क्रिक ने इसको प्रदान किया था। यहां पर देखते हैं दोस्तों प्रकाश उत्सर्जक डायोड से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के लिए दे रखी गई हैं। कहा गया है पहला पॉइंट में कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको हम लोग दोस्तों एलईडी भी कहते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपके टेलीविजन हो गया या रेडियो तरंग छोड़ता है। कहा गया डायोड बल्ब फ्लेमिंग द्वारा सन 1904 में बनाया गया था। ये डेट आप सभी लोग याद रखना कि जो डायोड बल्ब है कब बनाया गया था, सन 1904 में, और किसके द्वारा, तो आपके फ्लेमिंग के द्वारा। अब यहाँ पर बताया गया कि डायोड बल्ब बनाने में आपके किसके लेप का प्रयोग किया जाता है, तो आपके बेरियम ऑक्साइड के लेप का प्रयोग किया जाता है। किसको बनाने में, आपके डायोड बल्ब को बनाने में। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कहा गया कि डायोड बल्ब में तंतु किसका होता है, तो जो आपका डायोड बल्ब होता है उसमें तंतु जो होता है साथियों वो आपके टंगस्टन का होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि डायोड बल्ब चाइल्ड लेगुमन नियम का पालन करता है। ये दोस्तों बहुत कम ही लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब पता होगा, ये तो याद रखना। अगर आपको सभी लोगों से अलग हटकर कुछ काम करना है तो ऐसे क्वेश्चनों के जवाब आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि डायोड बल्ब होता है ये किस नियम का पालन करता है, तो याद रखना चाइल्ड लेगुमर नियम का पालन करता है आपका डायोड बल्ब। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या बताया गया साथियों। आपसे कहा गया कि नाइट्रेट ऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग दंत चिकित्सक द्वारा जो एनेस्थेटिक के लिए स्थानपन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसका, हम लोग नाइट्रेट ऑक्साइड का दंत चिकित्सक द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को बस इतनी सी बात याद रखनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर कहा गया कि नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र भी आपके एग्जाम में कई पूछा गया है, तो याद रखना जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NO2 होता है, ठीक है। अब NO2 का प्रयोग देखिए यहाँ पर जो बात बताई गई थी यहाँ पर भी बताई गई, जो इसका प्रयोग हम लोग जो है शल्य चिकित्सा में होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कहा गया कि क्लोरीन का प्रयोग जो होता है वो आपकी HCl के निर्माण में, मस्टर्ड गैस को बनाने में और
ब्लीचिंग पाउडर बनाने में आदि में किया जाता है। तो याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि क्लोरीन गैस का प्रयोग हम लोग किसके किसके निर्माण में करते हैं, तो HCl के निर्माण में करते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड गैस बनाने में भी करते हैं, और साथ में हम लोग दोस्तों जब ब्लीचिंग पाउडर को भी बनाते हैं वहाँ पर भी हम लोग क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बातें आपकी थी क्लोरीन से संबंधित इंपॉर्टेंट। तो साथियों आज हमने जो भी आपके साथ वन लाइनर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इस साथियों सभी तरीके से जो भी हमने क्वेश्चन आपको बताया आज के वन लाइनर में, ये साथियों हर एक तरीके से आपके क्वेश्चन NTPC के एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो आज का सेशन साथियों आप सभी लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ साथियों आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने सेशन को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल न जाना। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे दोस्तों। मेहनत करते रहिए, जरूर आप सभी लोग सफल होंगे।